चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीसीके का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट का मतलब चैप्टर नंबर 4, 5, 6, जिसमें से 6 वही आपने करना है। सिंपल रीडिंग का है, उसमें कुछ इतना बड़ा लंबा छोड़ा कंसेप्ट नहीं है। 4, 5 हमने करना है। फोर्थ है गवर्नमेंट पॉलिसीज और फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। राइट। पहले बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी का एक पोर्शन हम करते हैं जो हमने अपनी बुक में से करना है। कहां से करना है? वेरी सिंपल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन था पॉलिसीज को लिबरल करना, लाइसेंसिंग हटाना, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को या इवन किसी भी सेक्टर को काम करने की परमिशन देना। प्राइवेटाइजेशन था प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट सेक्टर को जो है डिसेंट्रलाइज करके, डीनेशनलाइज करके प्राइवेट को देना। एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी विद द नेशनल इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। बेसिकली आप लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की झलक मिलती है। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में लिबरलाइजेशन की झलक मिलती है। बेसिकली मैंने एक बात बोली थी, लिबरलाइजेशन इज अ वे टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन एक रास्ता है, एक जरिया है, एक तरीका है जिसके द्वारा हमारा अल्टीमेट मोटिव था प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचना। और आपको पता उसके बाद देश ने तरक्की किया। कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। नेगेटिव बातों में जनरली कंपटीशन बढ़ा है, हमारी लोकल इंडस्ट्री में हार्म हुआ है। बट पॉजिटिव बातों में देश की अर्निंग बढ़ी है, देश का इकोनॉमिकल प्रॉफिट बढ़ा है। अच्छा, वो सामान जो आपके देश में नहीं था वो आपको मिलता है, आपके देश का सामान सारी दुनिया में मिलता है। इंटीग्रेशन हो गया नेशनल इंटरनेशनल का। राइट, वो सारी बातें देखो। ये चेंजेस देखना लिबरलाइजेशन के, मेनली पढ़ो आप इसमें से इंपैक्ट क्या रहा। पॉजिटिव देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ी, एफडीआई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल डेट कम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए, टैक्स की रिसीट बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस्ड हो गए। बट नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ बच्चों? स्मॉल स्केल सेक्टर। देखो, जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म आता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होती है, देश तो ग्रोथ करता है, मगर उसके लिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ खोना पड़ता है। तो बड़ी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए कई छोटी इंडस्ट्री को बलिदान करना पड़ता है। तो छोटी मोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री क्या होती है? बंद। अनएम्प्लॉयमेंट इनिशियली बढ़ गई क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ गई। जब आप व्हेन यू मूव फ्रॉम लेबर टू कैपिटल तो इनिशियली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। एंड डिक्रीज इन जीडीपी रेट, ये मैंने क्या बताया था? सिर्फ इनिशियली देखो, चेंज चाहे अच्छा हो या बुरा हो जीवन में, वो एक बार तो परेशान करता है। करता नहीं करता? आप बताओ। आपकी क्लास का टाइम सुबह 9 बजे है, अगर इसको सीधा शाम को 5 बजे कर दिया जाए, आई एम नॉट टॉकिंग कि फायदा होगा नुकसान होगा, क्या आप इसका विरोध करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपके ऊपर प्रेशर है। तो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ही चेंज है। जब कोई चीज चेंज करनी पड़ती है तो समस्या देती है। तो हमने तो पूरी इकोनॉमी चेंज कर दी, तो इनिशियली तो जीडीपी गिरनी थी। राइट। लेकिन देन कम प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, प्राइवेटाइजेशन कई तरीके से होती है। आप प्राइवेट सेक्टर को नई इंडस्ट्री खोलने की परमिशन दे देते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर की इक्विटी बेच देते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर की मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर को बिठा लेते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में ओनरशिप दे देते हो। ये सारी बातें होती है अलग अलग। प्राइवेटाइजेशन, आज अगर आप आज देश का सिनेरियो देखें, अब आज आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो दिखाई देती हैं, मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट कैपेबल, मोस्ट एफिशिएंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, वो प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट है। देयर आर सम पब्लिक सेक्टर विच आर आल्सो परफॉर्मिंग वेल। आईओसीएल है, बीपीसीएल है, दे आर वेरी मच एफिशिएंट। बट स्टिल ओवरऑल बात करें, आपके घर में सुबह से शाम तक आप जो चीजें कंज्यूम करते हो वो कहां से आती है? वो जनरली प्राइवेट सेक्टर से आती है। कहां से आती है? तो मेथड देखो, पहले एक होता है डीनेशनलाइजेशन, पूरे का पूरा पब्लिक सेक्टर ही किसको बेच दो? प्राइवेट को। एक होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता है इक्विटी को बेचना, चाहे फुल में या पार्ट में, इक्विटी शेयर्स को बेचना फुल में या पार्ट में। एक होता है खाली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि कंपनी सरकारी है, मालिक भी सरकारी है, बट क्योंकि सरकार को चलानी नहीं आती, प्राइवेट लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, सीए एमबीए लोगों को बिठाओ मैनेजमेंट में और वो हमारी कंपनी को क्या करेंगे? चलाएंगे। एक होता है बच्चे ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, पीपीपी, सरकार और प्राइवेट मिलकर चलाते हैं।
देन कम लीजिंग, सरकार अपनी एसेट्स को लीज पर देती है। लीज मतलब पगड़ी पर पट्टे पर देती है, 50 साल की 100 साल की लीज पर देती है कि आप चलाओ, आप चलाओ। जैसे आपको पता है, आपके हरियाणा में बिजली सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है, प्योरली सरकारी है। मगर आपको पता है बिजली के बिल देने वाले, प्रिंट निकालने वाले, आपके घरों में रीडिंग लेने वाले अब जो आते हैं वो सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। मतलब सरकार ने उनको पावर दे कि आप करो, ठेका मुका लिया। क्या कर दिया? ठेका मुका लिया। एंड द लास्ट फ्रेंचाइजी। देखो हमारे देश में वैसे गवर्नमेंट सेक्टर की फ्रेंचाइजी बहुत कम होती है, बट जनरली होती भी है। जैसे पेट्रोल पंप्स है आपके यहाँ पर, IOCL, BPCL, हर कंपनी का पेट्रोल है यार, हर कंपनी का। प्राइवेट भी है, रिलायंस के भी हैं, बट सरकारी भी है हर जगह। फ्रेंचाइजी कह सकते हो आप उसको। अब BPCL के पेट्रोल पंप पे BPCL का ही तो पेट्रोल मिलता है ना, IOCL पे IOCL का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ही मिलता है ना, भारत वालों पे भारत का, HP वालों पे HP का। वो फ्रेंचाइजी सिस्टम है। कौन सिस्टम है? फ्रेंचाइजी। यस, क्या करो? DC रेट यही होते हैं ठेके वाले, कि परमानेंट नौकरी नहीं होती इनकी, सरकारी एक फिक्स सैलरी पे होते हैं, लेकिन कभी भी इनको निकाला जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं, राइट। दिस इज प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, जिस बच्चे, देखो एक चीज मैं रिवीजन के समय दोबारा बता दूं, मैंने लास्ट शुरू में फर्स्ट में बताई थी, जिस बच्चे ने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ रखा वो पहले पूरा चैप्टर पढ़े। पूरा चैप्टर पढ़े नहीं तो उसको लगेगा कि ऊपर ऊपर से बात हो रही है, क्योंकि अब रिवीजन हो रही है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा। और पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हमने इकट्ठे पढ़े थे क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे। बच्चों ग्लोबलाइजेशन क्या होगी? ग्लोबलाइजेशन हो गई एक देश को सभी देशों से जोड़ना। ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है कि हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो अलग बात है कि आपने कभी देखा होगा कि हर देश की फॉरेन पॉलिसी, जो भी विदेश नीति होती है, वो चाहती है कि देश का एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, क्योंकि इंपोर्ट से पैसा बाहर जाता है, एक्सपोर्ट से पैसा देश में आता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने बहुत कोशिश की एक्सपोर्ट बनाने की, और कई चीज़ों के हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं। स्टील का बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं हम, एशिया में सबसे ज़्यादा हैंडलूम का एक्सपोर्ट करते हैं। देयर सर्टेन थिंग्स जिनका हम करते हैं। मेन चीज़ें मैंने आपको, स्टील का करते हैं हम सर्विसेज का करते हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, हम IT सर्विसेज देते हैं दुनिया भर में। हमारे यहाँ की कंपनीज, हम BPO KPO सर्विसेज देते हैं। BPO पता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, काइंड ऑफ कॉल सेंटर, रिपेयर सेंटर, ये सारी चीजें हम सारी सर्विसेज देते हैं बाहर। FDI हमारे देश में बड़ी है, देखा होगा आपने। FDI की चर्चा भी करेंगे। अब आपके दिमाग में सर FDI क्या था, 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। और इसके लिए पहले हमारे देश में एक एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, जिसको रिप्लेस कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से, फेमा से, राइट बच्चे। इंपैक्ट देखिए, अब जो ये लिखे हुए ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये खाली ग्लोबलाइजेशन के नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों के हैं। किसके हैं बच्चे? दोनों के। पॉजिटिव इंपैक्ट देखो, मार्केट एक्सपेंड होगी, इंडिपेंडेंट मनी मार्केट बन गई। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन, देखो एक होती है फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, जहां पर शेयर डिबेंचर मिलते हैं। मनी मार्केट पता है कौन सी होती है? जहां पे छोटे लोन मिलते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सुने कभी? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेजरी बिल आपका RBI इशू करता है 91 डेज वाले, वो बोला। रिसोर्सेज फ्री फ्लो होते हैं जब सब जुड़ गया आपस में। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। BOP बैलेंस्ड हो गया। अब हर देश देता भी है पैसे, लेता भी है। हर देश ने उधारी देनी भी है, लेनी भी है, इंपोर्ट भी करा, एक्सपोर्ट भी करा, तो BOP क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों डेवलप हो गया। लोगों का हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हो गया। देखो अब हायर लिविंग स्टैंडर्ड ना कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। आप अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाना कहते हैं, हायर लिविंग स्टैंडर्ड है। आप कहते हो नहीं मेरी जेब में iPhone 13 है तो मेरा हायर लिविंग स्टैंडर्ड है। iPhone 13 क्यों है आपकी जेब में? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। सोचो ग्लोबलाइजेशन ना होती तो आपके देश में क्या पता मोबाइल फोन होता या ना होता। अच्छा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। देखो जब दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे का साथ देते हैं। जब दो देश आपस में बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे का साथ देते हैं। अब देखो हर फ्रंट पे अमेरिका हमारा साथ देता है, क्योंकि हम अमेरिका की बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया में 2 ही सबसे बड़े देश हैं, चाइना और इंडिया। चाइना अमेरिका को घुसने देता, तो उसके लिए सबसे बड़े कस्टमर कौन है? हम है। इसलिए अमेरिका ऑलवेज सपोर्टेड है। अगर हम, देखिए अगर आपको लगता है अगर अमेरिका हमारे से रिलेशन खराब करता है तो अमेरिका की खुद की इकोनॉमी डूब जाएगी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी। आईफोन बेचने से जितना फायदा आपका हो रहा है ना, आईफोन जेब में रखने से, उससे ज्यादा फायदा अमेरिका का हो रहा है, यकीन मान के चलिए। उससे ज्यादा फायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका हमारी हर कंडीशन मानता है। अभी इलोन मस्क ने टेस्ला लगाई इंडिया में, टेस्ला की इलेक्ट्रिकल गाड़ी बनाती है टेस्ला, तो वो चाइना में प्लांट लगाया है। तो हमारे यहाँ के मिनिस्टर गडकरी साहब ने कहा कि हम चाइना वाली गाड़ी नहीं लेंगे, हमारे यहाँ प्लांट लगाओ और फ्रेश गाड़ी बनाओ, वो बेचो हमारे यहाँ पे, फिर हम चाइना वाला भी खरीदो। तो उन्होंने प्लांट लगा दिया इंडिया में टेस्ला ने।
सैमसंग ने प्लांट लगा दिया, एप्पल ने अपना प्लांट लगा दिया। आजकल जो आईफोन 13 का लोट आपको मिल रहा है मार्केट में, इंडिया का है। समझ रहे बात को? तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट। तो इस तरीके से भी काम चलता है। ग्लोबलाइजेशन होता तो कहाँ होती है सारी चीजें, सोच के चले, ठीक है। देन बच्चों नेगेटिव इंपैक्ट, कोई भी चीज पॉजिटिव लेकर आती है तो नेगेटिव साथ में लेकर आती है। पहला कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गले तक गला काटने वाला कॉम्पिटिशन। सारे देश, देखो एक देश में 10 कंपनियां मान लो, 200 देश हैं, कितनी कंपनी होगी? 2000। अब 2000 की 2000 कंपनी हर जगह पे कंपटीशन करती हैं, सोच कर देखो ना। चाइना अपना माल बेचता है, अमेरिका अपना बेचता है, इंडिया अपना, तीनों कंपटीशन कर रहे हैं ना। मतलब हर देश में हर कंट्री कंपटीशन कर रही है, तो गले तक का कंपटीशन हो गया भाई। अच्छा मोनोपोली बढ़ गई, मोनोपोली आजकल तो कम है बट बढ़ गई कहीं ना कहीं शुरुआत में। जो बड़े से बड़े हो गए, जो छोटा सा छोटा रह गया। अच्छा इनइक्वालिटी तो बढ़नी बढ़नी, अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। अब आईफोन बिकता तो आईफोन वाले कमा रहे, बाकी तो कमा नहीं रहे। डोमेस्टिक फर्म छोटी मोटी टेक ओवर कर देगी, टेक ओवर का मतलब खरीद लेना। जैसे अब रीजन एग्जाम्पल हो, हमारे इंडिया की एक बड़ी सी कंपनी बनी बहुत ही ई कॉमर्स की, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने परचेज कर लिया। वॉलमार्ट इंटरनेशनल कंपनी है, वो भी यही काम करती है, मगर डोमेस्टिक कंपनी तो आपकी खागी ना वो एक तरीके की। फ्लिपकार्ट अपने नाम से होती है, मगर फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? वॉलमार्ट है, ठीक है। अच्छा डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। ग्लोबलाइजेशन लगाते ही आपको पहले डोमेस्टिक फर्म से प्रोटेक्शन हटाना पड़ा ना, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्शन दोगे तो आप फिर बाहर की कंपनी को आने ही नहीं दोगे। एंड लास्ट नेशनल सोवर्निटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, देश की अखंडता को जैसे चाइना, चाइना पैसे कमाता है हमारे देश से, फिर वो उसको बारूद पे यूज करता है, मिसाइल पे यूज करता है, फिर इंडिया पे हमला करता है, झगड़ा करता है। मतलब हथियार हमारे देश से ही तो बन गए उनके एक तरीके से। तो दुश्मन के साथ डील करना भी खतरनाक है। पाकिस्तान के साथ हमारा बड़ा अच्छा वो है, क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ट्रेड है, मगर पाकिस्तान भी आपको पता है सीज फायर करता रहता है, हरकतें करता रहता है, हमेशा करता रहता है वो यार। वो दिवाली के दिन भी करता है, सवेरे बम फोड़ता है, वो आदत है ना उसको। मैंने बताना भूल गया, रात को फोड़ते हैं बम, वो सवेरे बम फोड़ता है। लोग लोग फेसबुक पे जोक नहीं डालते, कह रहे हैं दिवाली की रात को किसी दिन छोटी मोटी मिसाइल छोड़ दो, पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या हम कहेंगे हम तो दिवाली के बम फोड़े थे, आग उग लगी, है ना। तो पागल है खैर, चलो, राइट। तो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं पॉलिसी की। देखिए चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो पॉलिसीज की बात करनी बड़ी जरूरी है। पॉलिसी कौन बनाती है? जनरली स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, म्यूनसिपैलिटी लेवल पर, हर लेवल पर बनाती है, पंचायती लेवल पर, राइट। मिला नहीं क्या? 4 तरह की पॉलिसीज होती हैं। जो भी पॉलिसी सरकार के द्वारा बच्चों बनाई जाती है 4 तरीके की होती हैं। प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, फैसिलिटेटिव। प्रोटेक्टिव आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एलपीजी के आने से पहले हमने स्मॉल इंडस्ट्री को क्या दे रखा था? प्रोटेक्शन। रिस्ट्रिक्टिव किसी चीज को रोकने के लिए, जैसे लॉकडाउन, डीमोनेटाइजेशन, मैगी पर बैन लगाना, ये सारे होते हैं रिस्ट्रिक्टिव, रोकना। रेगुलेटिव, रेगुलेट करना, सेबी, एमसीए, आईआरडीए सारे। और फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सपोर्ट करना, सेबी वगैरह इसमें भी आती हैं। इसमें एनएसडीसी, गवर्नमेंट का, मोदी जी का मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, एनएसडीसी, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये सारे आते हैं, राइट। तो 4 तरीके की पॉलिसी बच्चों होती है, प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव। अब बात करते हैं एफडीआई की। देखो जनरली एफडीआई क्या होती है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में क्या लगाती है? पैसा। एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में क्या लगाती है? पैसा। जब बाहर की कंपनी इंडिया में लगाती है उसको भी एफडीआई बोलते हैं, उसको जनरली बोलते हैं आईएफडीआई। क्या बोलते हैं? इंडिया वाली एफडीआई, इंडिया वाली एफडीआई। इसके 2 तरीके हैं, या तो ऑटोमेटिक रूट पे जाए या अप्रूवल रूट पे जाए। ऑटोमेटिक रूट पे जितनी परमिशन आपको अलाउड है, जितनी परमिशन आपको अलाउड है उतने में आप जा सकते हो, उसके लिए आपको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल रूट में आपको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, कुछ सेक्टर प्रोहिबिटेड है, और हर एक में आपको देखो फेमा फिर आ गया ना, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, इवन आप ना बाहर घूमने गए, आप लेट्स से आप लंदन घूमने चले गए ऐसी फैमिली के साथ, आपने पाउंड्स डॉलर्स कन्वर्ट कराए, तो वह आप पर भी फेमा की नजर है। बेसिकली कितना पैसा आप लेकर जा सकते हैं बाहर, उसका मैक्सिमम लिमिट कौन बताएगा? फेमा। आप किसी का इलाज करवाने बाहर गए तो भी कितना पैसा आप लेकर बाहर जाएंगे?
फेमा। आप इंडिया से बाहर पैसे ट्रांसफर करते हैं, या आप इंडिया से बाहर बैठे और वहां से इंडिया में पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो भी कौन रेगुलेट करता है? फेमा। फेमा कवर्स ऑल काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, याद रखिए। गवर्नमेंट ने लिमिट दी एफडीआई की, किसी में 49, किसी में 100, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक होती है FIPB, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिससे परमिशन लेनी है। देखो एफडीआई में दो कंट्री होती हैं, होस्ट और होम। होम जो इन्वेस्ट करता है, होस्ट जहां पर वो इन्वेस्ट करता है, समझ रहे हैं? आप कहीं घूमने जाते हो, किसी की पार्टी में गए तो वो आपका होस्ट है, वैसे आप किसी देश में गए तो वो आपका होस्ट है। एक होता है OFDI, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जब इंडिया की कोई कंपनी इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में करती है इन्वेस्टमेंट, इंडिया की कंपनी किसी और कंट्री में क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। यानी कि IFDI और OFDI दो हो गई। जब और कोई कंट्री इंडिया में करती है IFDI, जब हमारी कंपनी बाहर करती है OFDI। इसके अलावा इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं, देखिए तो बड़े लेवल की, कम खाली एफडीआई की बात। इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक FII, एक FPI। FII का बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और FPI को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। FI का मोटिव होता है कंट्रोल जाना, लार्ज स्केल कंपनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये कंपनी में कंट्रोल चाहते हैं, और FPI वाले को कंट्रोल नहीं चाहिए। FPI को क्या चाहिए? खाली इनकम। उसका मोटिव है इंटरेस्ट या डिविडेंड से अपनी प्रॉफिट, अपनी इनकम कमाना। उसका किसी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी। उसको भी बताता है ये कंपनी अच्छी है, वो वहां पर पैसे लगाया था, बात खत्म, उसको और कुछ लेना देना नहीं। इसको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। अब ना इसके अलावा मैंने आपको ना FDI की लिस्ट दे रखी है, बच्चों याद करेंगे, आपकी नोटबुक पे होगी, हमने नोट की थी। देयर आर सर्टेन सेक्टर जहां पर FDI प्रोहिबिटेड है। देखिए, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बैटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, शिरोट, सिगरेट्स, टोबैको सब्स्टिट्यूट, एग्रीकल्चर एक्सेप्ट, हॉर्टिकल्चर अलाउड है, फ्लोरिकल्चर अलाउड है, सीड्स अलाउड है, एनिमल हस्बेंड्री अलाउड है, पिसिकल्चर अलाउड है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल अलाउड है, मशरूम सेक्टर अलाउड, सारे अलाउड है। प्लांटेशन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, मगर टी प्लांटेशन अलाउड है। अच्छा, टी प्लांटेशन में ना 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है, और यकीन मानो बच्चा डिसअलाउ कराता है उसको, बच्चा पढ़ता, बच्चा तो बच्चों ने डट्टा मारा होता है प्लांटेशन, जब टी प्लांटेशन, ये तो डिसअलाउड है, नहीं, टी प्लांटेशन अलाउड है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस अलाउड नहीं है, बट जो कमर्शियल नेचर के हैं, जो अलाउ किए गए गवर्नमेंट ने, वो नॉर्मली आपसे पूछा है तो अलाउड नहीं है। चलिए, दिस इज योर छोटा सा चैप्टर नंबर 4। वेरी सिंपल सर, क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ बच्चों क्वेश्चन आते हैं, वही मिनिमम 6-7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, याद रखिए 6 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, देखिए एक बार, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, देखिए एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांटेशन प्रोहिबिटेड है, प्लांटेशन बेटे अलग है, आपने गलत लिख दिया, लिस्ट चेक करो, पॉइंट है अपने आप में पूरा ये। कॉन्ग्लोमेरेट होता है जब एक कंपनी अलग अलग टाइप के डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, जैसे टाटा जहाज भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, उसको कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। टाटा कॉन्ग्लोमेरेट है, रिलायंस कॉन्ग्लोमेरेट है, बड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, PNG, सारी कॉन्ग्लोमेरेट है। मतलब कॉन्ग्लोमेरेट मतलब जिसका एक इकलौता बिजनेस नहीं है, जो डाइवर्सिफाई करता है बिजनेस को। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर के उसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डेलीगेशन अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देना, अपने शेयर बेच देना। बेटे बातें नहीं, सेम बात है। डिसइन्वेस्टमेंट में जनरली 50% से ज्यादा शेयर बेचे जाते हैं, डाइवर्समेंट में कुछ भी होता है, 40-50 कुछ भी बेच सकते हैं। वही बता रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब आप 50% से ज्यादा शेयर बेचते हैं,
डाइवर्समेंट कुछ भी शेयर भेज देते हैं, डेलीगेशन में आप सिर्फ पावर ट्रांसफर करते हैं, और डीनेशनलाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन में आप उसको गवर्नमेंट कंट्रोल से प्राइवेट कंट्रोल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये फर्क होता है। कर लिया इसके क्वेश्चन भी आपने? डेलीगेशन अथॉरिटीज को ट्रांसफर करना, ये आपने बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट में पढ़ा होगा डेलीगेशन, वही एग्जैक्ट मीनिंग है डेलीगेशन का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए बच्चों, चलिए बैक टू टॉपिक, चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको रेगुलेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। हमारे सिलेबस में 5 रेगुलेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 4 है नॉन फंडिंग, एक है फंडिंग। फंडिंग मतलब पैसा देती है जो। नॉन फंडिंग है सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, सीसीआई, और फंडिंग है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, आपके में ना बच्चे कुछ ना कुछ कई बार ना, वैसे देखो इंस्टीट्यूट अब भी डाल देता है ना, वैसे देखो सीपीटी और फाउंडेशन के सिलेबस में डिफरेंस है, मगर वही ना एग्जामिनर कई बार पुराने क्वेश्चन उठा के डाल देता है। तो ना देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस, क्या है, मैंने आपको एक फाइल शेयर कर रहा हूं, ये डेफिनेशन की फाइल है, इसमें गिनी चुनी डेफिनेशंस हैं। एक मिनट दीजिए, ये डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है कि बाय चांस रैंडमली कुछ आ जाए तो आप उसको कर सके। देखो एक बारी ग्रुप में बच्चे मैंने भेजा, देखिए एक बारी, ओपन करें बच्चे एक बारी। ओनली 24 डेफिनेशंस आर देयर, 24, राइट। राइटर्स के नाम, ऑथर्स के नाम गिवन है। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने कहा था, क्वेश्चन आपने देखा होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। बिजनेस इकोनॉमिक्स जोएल डोइन ने कहा था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने कहा था। ये सारी बातें, जैसे आपने देखा बिजनेस साइकिल में भी कई बार आ जाता है, ट्रेड साइकिल प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है, ये किसने कहा था। इनोवेशन के बारे में किसने कहा था। एग्रीगेट डिमांड, ये तो हमने पढ़ लिया था, कीन्स ने कहा था, राइट। कोप डगलस, गिन के 24 डेफिनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितनी है देखी सबने, जस्ट रीड कर लेना इसको, जस्ट रीड कर लेना। इसमें से काफी ऐसी हैं जो मतलब ये जनरली सीपीटी का डाटा है, आ जाती है, तो भी तो कह रहा हूँ, तो वाइड मतलब आएंगी तो इन्हीं में से आएंगी, ये पक्की बात है। तो जो आपका 1-2 क्वेश्चन खराब होना था वो भी मैंने बचा लिया, अब आपके ऊपर है, देख लो, वो भी बचा दिया आपका क्वेश्चन। अब ये भी नहीं कहते ये नहीं किया था, ये डेफिनेशन रीड करना जस्ट, ठीक है। कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल, बड़ी सिंपल, नाम तो याद करना है। ये राम ने कहा था, ये श्याम ने कहा था, और क्या है ना, राइट। अच्छा, इसको, इसका प्रिंट निकाल के नोटबुक पे लगा ले, मोबाइल के सारे, या इसको नोट कर ले नोटबुक में, 24 डेफिनेशन नोट की जा सकती हैं, नोट बिग डील, खाली मोबाइल के सारे ना पढ़ने बैठना, इसको भूल जाओगे पेपर के दिन, अपनी नोटबुक के पीछे आप इसको क्या कर सकते हो बच्चे, नोट डाउन कर सकते हो, राइट। ओके, डन है। चलो, देखा मैं रात रात बैठ के तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, ये मैंने खुद भी टाइप किया कल बैठ के, ठीक है। चलिए, तो पहली नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन सेबी, सेबी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
हमारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सब पे कंट्रोल रखती है, लाइक एनएसई, बीएसई। जितनी भी सिक्योरिटीज इंडिया में इशू होती है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सब पे कंट्रोल करती है। सेबी को पूरी पावर दी गई है आफ्टर द 1992 हर्षद मेहता स्कैम बाय इंट्रोड्यूसिंग द लॉ सेबी एक्ट 1992। सेबी उससे पहले भी थी मगर सेबी के पास पावर नहीं थी। सेबी के ऑब्जेक्टिव है 3, पीपीआर। पीपीआर प्रमोशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन, प्रमोशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन। प्रमोट करना फेयर डीलिंग को, प्रमोट करना स्टॉक एक्सचेंज को, प्रमोट करना स्टॉक मार्केट को ताकि फंड्स अच्छे से रेज किए जा सके। प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटी इन्वेस्टर को, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं या बड़े भी इन्वेस्टर हैं, हर एक उस व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया या लगाना चाहता है। और रेगुलेट करना कोड ऑफ कंडक्ट को, जितने भी इंटरमीडिएट हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, उन सब के कोड ऑफ कंडक्ट को कंट्रोल करना। दिस इज सेबी। बाकी इसका बुक में से आप रीड करते हैं, ठीक है। बुक में से क्या कराया था इसमें से, और फंक्शंस सिंपली रीड करना, ठीक है। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बच्चों आपके यहाँ पे कितनी कंपनीज हैं इंश्योरेंस की? 22 कंपनीज हैं। हर लाइफ इंश्योरेंस की, कुछ जनरल इंश्योरेंस की हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की हैं। सब पर कंट्रोल करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंश्योरेंस कंपनी को कवर करता है, पॉलिसीज होल्डर जिन जो पॉलिसी खरीदते हैं उनको कवर करता है, और इंटरमीडिएरी को कवर करता है, जितने भी ब्रोकर। देखिए आप इंश्योरेंस डायरेक्ट थोड़ी खरीदते हो, आप किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हो, ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो। उन सबको कौन रेगुलेट करता है? ऑनलाइन वाले भी ब्रोकर्स होते हैं, जो policybazaar.com है, वो बड़े लेवल के ब्रोकर हैं, वो एजेंट नहीं है। एजेंट इंडिविजुअल होता है, ब्रोकर कंपनी होती है, याद रखिए। पॉलिसी बाजार ब्रोकर है, उसने सभी कंपनी के कोड ले रखे हैं और आपको इंश्योरेंस बेच रहा है। अच्छा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, आप एक ही कंपनी के एजेंट बन सकते हो। एक लाइफ के बन सकते हो, एक हेल्थ के बन सकते हो, मतलब जनरल के बन सकते हो। मगर जो ब्रोकर होते हैं वो सब कंपनी के बन सकते हैं, क्योंकि एजेंट को कोई कैपिटल नहीं चाहिए लगाने के लिए। एजेंट को पेपर क्लियर करना पड़ता है आईआरडीए का, ब्रोकर को कितने करोड़ की कैपिटल दिखानी पड़ती है। तो ब्रोकर के पास सारी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है, ठीक है। एजेंट के पास एक का है, किसका? एक, राइट। सीसीआई बच्चों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फेयर कंपटीशन प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखने के लिए। दो बड़ी कंपनियां मिलकर छोटी कंपनी को बर्बाद ना कर दे। दो बड़े, कहते हैं दो मगरमच्छ मिलकर छोटी मोटी मछलियां खाना जाए। इंडिया में कुछ भी मर्जर एमर्जेंसी होता है तो आपको किसकी परमिशन चाहिए? सीसीआई की। आपके बिजनेस के साथ आपको लगता है कि कुछ अनएथिकल कंपटीशन किया गया, आपको लगता है किसी कंपनी ने, किसी कॉम्पिटिटर ने आपके साथ गलत किया, तो आप उसकी बच्चों शिकायत भी कर सकते हो सीसीआई में, और सीसीआई उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करेगा और एक्शन लेगा। ये देखो फंक्शन पहला, टू इंक्वायर इनटू एग्रीमेंट। कोई भी दो कंपनीज के आपस में एग्रीमेंट होते हैं, क्या वो एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, वो चेक किए जाएंगे। टू चेक वेदर एंटरप्राइज एंजॉय डोमिनेंट पोजीशन, चेक करना कि क्या इसकी डोमिनेंट पोजीशन तो नहीं है। डोमिनेंट का मतलब बाकियों को ये इन्फ्लुएंस करता है। देखो मैं दोबारा एक बता रहा हूँ, डोमिनेंट पोजीशन इटसेल्फ इज नॉट बैड, इट्स अब्यूज और मिसयूज इज बैड। आप डोमिनेंट में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डोमिनेंट में आपको चेक जरूर किया जाएगा, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर इतने शरीफ लोग नहीं है कि डोमिनेट भी होते हुए भी फायदा ना उठाए, उठा लेते हैं लोग। तो आप डोमिनेट पोजीशन पे हैं, दैट डजंट बॉदर अस, बट इफ यू आर टेकिंग मिस एप्लीकेशन या मिस यूज ऑफ दैट पोजीशन, देन दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। टू रेगुलेट द कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, मर्जर, एमलगमेशन, टेक ओवर, सबको चेक किया जाएगा। टू प्रोवाइड इंटरिम रिलीफ, स्टे ऑर्डर लगाना, आपने लो में पढ़ा ना, इंजेक्शन लगाना। कोई मान लो आपने मेरे अगेंस्ट बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने कहा कि मैंने कंप्लेन किया, आपने कहा देखते, मैं तब तक तो बिजनेस खराब कर देगा मेरा, तो कोर्ट उसको इंटरिम बीच में रोक देगा। इंटरिम मतलब होता है फाइनल फैसले से पहले रोकना, कि तब तक क्या लगाता हूं मैं? इंजेक्शन, स्टे लगा देता हूं। एंड द लास्ट, टू अवॉर्ड द कंपनसेशन, अगर किसी की वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेशन पे किया जाएगा, राइट। देन बच्चों नाबार्ड, आरबीआई हमने लास्ट की छोड़ा। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। देखिए नेशनल नाबार्ड में क्या फर्क है और नॉर्मल बैंक में क्या फर्क है, मैंने बताया था आपको याद। नॉर्मल बैंक जनरली इन स्पेशल बैंक से पैसे लेकर देते हैं, बात समझ रहे हैं। एसबीआई सारे काम करता है, मगर जब एसबीआई को एग्रीकल्चर लोन लेना किससे लेता है? वो नाबार्ड से। उसको आरबीआई से ही मिलता है, मगर किससे लेता है वो? नाबार्ड से। इसके पहले हमारे सिलेबस में आईएफसीआई, एक्सिम बैंक, सीडीबी और आईडीबीआई भी थे। अगर उनके एग्जाम के क्वेश्चन रैंडमली आपको दिख जाए कहीं तो पढ़ लेना, आएंगे नहीं, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जैसे आपके मैथमेटिक्स से वो नहीं रिमूव किया गया मैट्रिसेस, रीजनिंग में भी एक चैप्टर रिमूव किया गया था, हाँ वो ऐसे ही रिमूव्ड है, ठीक है। तीन तरह के फंक्शन, बच्चे बातें नहीं, तीन तरह के फंक्शन करता है
क्रेडिट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेट फंक्शन। क्रेडिट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर तरह के लोन देता है। डेवलपमेंट में न्यू ब्रांचेस खोलता है, न्यू लोन्स देता है, नई जगह पर काम करता है। और रेगुलेशन में प्रॉपर रेगुलेट करता है। वो सारे आरबीआई वाले में पढ़ोगे ना रेगुलेशन क्या होती है, अभी आरबीआई पढ़ेंगे कि एक्शन ले सकता है, फाइन्स लगाता है, वो सारी बातें। बट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का एक एपेक्स सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश का बच्चों जो बैंक है उसको बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ट्रेडिशनल बैंकिंग फंक्शन जो शुरू से चले आ रहे हैं, एक सुपरवाइजरी फंक्शन और एक डेवलपमेंट फंक्शन। ट्रेडिशनल बैंकिंग में देखो, बैंक नोट इशू करता है, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट को पैसे लेने देने हैं, कहां से करेगी? आरबीआई से। बैंकर्स का बैंक है, सारे फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी में रहते हैं। क्रेडिट कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल का टॉपिक अभी मैं कराऊंगा। क्लियरिंग हाउस एक बैंक की दूसरे से सेटलमेंट करवाता है, और डेटा को कितने बैंक है, कितनी ब्रांचेज है, कहां पर है, कितने प्रॉफिट है, वो सारा डेटा क्या करता है? कलेक्ट और पब्लिश करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन में क्या करता है? लाइसेंसिंग देता है, बैंक को लाइसेंस देना पड़ता है, इंस्पेक्शन करता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, पीरियोडिकल रिटर्न भरवाने को कहता है। और डेवलपमेंट में नई ब्रांचेस खोलता है, नए फाइनेंस बनाता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस देता है। और ये सारे आईएफसीआई, सीडबी, आईडीबीआई, नाबार्ड, ये क्या है? ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इनको डेवलपमेंट बैंक बोल देते हैं। क्या बोल जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट बैंक? नाबार्ड, सीडीबी, आईएफसी, 2-3 होते हैं, कुछ भी 3 डालते हैं, फिर देते हैं ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान रखना, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आया 2-3 बार आया। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए, कितना लोगों के पास जेब में पैसा होना चाहिए, उसको डिसाइड करना है इस क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल 2 तरीके से मैनेज किया था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई नॉर्मल बैंक के बिल्स क्या करता है? डिस्काउंट। अगर क्रेडिट बढ़ाना है तो बैंक रेट क्या करेंगे? कम। और क्रेडिट कम करना है तो बैंक रेट क्या करेंगे? याद कर लीजिए, इनवर्स रिलेशन। क्या? सेम। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर एक बैंक को आरबीआई के पास, हर एक बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है बच्चों। क्रेडिट बढ़ाना तो सीआरआर क्या कर दो? कम। और क्रेडिट कम करना तो सीआरआर क्या कर दो? कौन सा रिलेशन? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। आपको अपना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना है, बांटना नहीं है। तो क्रेडिट बढ़ाना तो एसएलआर क्या कर दो? कम। और क्रेडिट कम करना है तो एसएलआर क्या कर दो? कौन सा रिलेशन? अब इंटरेस्टिंग बात देखो, बैंक रेट का, सीआरआर का, एसएलआर का, तीनों का इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। ओएम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप आरबीआई की सिक्योरिटीज मार्केट में बेचते हैं एंड खरीदते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट से पैसा लेना है, क्रेडिट बढ़ाना है, मार्केट में पैसा देना है, तो क्या करेंगे? बाय। आपको लगता है लोगों के हाथ से पैसा खींच लो, कम कर दो, तो क्या करेंगे? सेल। सिलेक्टिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपने कभी ऑब्जर्व किया, जितने का प्रॉपर्टी होती है बैंक का भी उतने का लोन नहीं देता, बैंक कम लोन देता है, मार्जिन रखता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 70 लाख 60 लाख देता है, 30-40% क्या होता है? मार्जिन। तो बैंक की मर्जी है, आरबीआई मार्जिन कम भी करता है और ज्यादा भी। क्रेडिट रैशनिंग, रैशनिंग राशन की पावर। आप एक छोटी सी ब्रांच में पहुंच गए 1 करोड़ का लोन ले, वो कहेगा मेरे तो पावर ही 10 लाख किया। हर ब्रांच को अलग अलग पावर दी जाती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। मोरल सोल्यूशन, मोरल प्रेशर डालता है, हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, आप पे फाइन लगा देंगे, वो सारी चीजें। और पब्लिसिटी, आपका डेटा पब्लिक में डालता है, देखो एक बैंक की रेपुटेशन बढ़ भी जाती है, गिर भी जाती है। अभी मैंने कल पढ़ा कि आरबीआई ने एसबीआई पे 1 करोड़ का फाइन लगाया, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ की वजह से, कुछ रूल फॉलो नहीं किया, एसबीआई पे 1 करोड़ का फाइन लगा दिया गया। सोच कर देखिए, तो बेइज्जती और इज्जत का सवाल भी हो जाता है। अच्छा, इससे आपकी सिक्योरिटी मार्केट में आपके शेयर भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है सिलेक्टिव मेथड। तो ये आरबीआई के 2 मेथड है, क्वांटिटेटिव और सिलेक्टिव, राइट। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वी कवर्ड बोथ चैप्टर, एक बार देखें, कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। पीएबी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। वैसे भी देखो आईएफसी है, ये आएंगे नहीं अब। क्योंकि रिमूव होगा ना आईएफसीआई, आईडीबीआई टॉपिक, तो ऐसे टॉपिक आएंगे नहीं, क्वेश्चन होगा तो भी आप छोड़ सकते। 20 इनकरेक्ट क्या है? रेपो रेट, यस। बैंक रेट एंड रेपो रेट्स आर सेम, नहीं। रेपो रेट लोन के लिए होती है, बैंक रेट डिस्काउंटिंग के लिए।
डी लगाओ फिर, डी ज्यादा गलत है। यस बच्चे यस, बालकों जल्दी से बताएं। नहीं, इनके इनके रेट याद नहीं करने बच्चे, रेट नहीं याद करने, डोंट वरी। यस, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, कस्टोडियन मतलब जिसकी कस्टडी में सामान पड़ा होता है। आपके घर की चाबियां किसके पास है? मम्मी के पास, तो मम्मी कस्टोडियन होगी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जितने भी करेंसी कन्वर्जन है, डॉलर्स, पाउंड, यूरोस, वो सारे आरबीआई के पास रहते हैं ये। हाँ, आरबीआई के पास है। मतलब आरबीआई करता था, आरबीआई आरबीआई भाग जाए ना फ्रॉड करके, देश ही बर्बाद हो जाएगा। हम छोटे से सोचते थे ना कि आरबीआई होता नहीं, बचपन में एक दिमाग में जरूर बात आती है कि आरबीआई नए नोट छाप के सबको बांट क्यों नहीं देता, सारे अमीर हो जाए, है ना। मजा ही आ जाए। हाँ, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। वो एक मैं एक बार फेसबुक था, कहते हैं मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देने हैं, तो एक बार मोदी जी आप छपवा के दे दो सबको, क्या दिक्कत है। ऐसे ही छपवा दो सबके खाते में, सुबह उठो क्रेडिट बाय 15 लाख। वाह जी वाह। सिक्योरिटी मार्केट, अच्छा कैपिटल मार्केट वर्ड है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यूज कैपिटल मार्केट। मेरे एक प्रॉब्लम है, ऊपर से ऑप्शन पढ़ता हूँ, जो मिल जाए तो नीचे जाता नहीं हूँ, पिछले में भी यही किया मैंने। तो आप पढ़ना पूरा, मैंने डी नहीं पढ़ा था, देखा था ना। तो मैं मेरे को ए बी सी में काम में ए भी मिले, मैं बी और सी भी नहीं पढ़ता यार। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अरे क्या हो गया, क्या हो गया बेटे? 15 लाख ना उन्होंने बोले थे ना मिलेंगे। अरे उन्होंने बोला था कि दे इतना काला धन है कि अगर आ जाए तो हर आदमी के हिस्से में 15 लाख आ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं 15 लाख डाल दूंगा। कमाल होगी। दैट वाज मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉट ए फ्रॉड। और फैक्ट की मिस रिप्रेजेंटेशन थी वो, खाली फैक्ट था वो, राइट। चलिए बच्चों बताएं, किसी को कोई समस्या हो? यस बच्चे, तो पूछ लो भाई, किससे पूछोगे? मैं को पूछो भाई। बेटे क्वेश्चन दिखाओगे तो बताएंगे, अब कैसे बताएं? क्वेश्चन बताओ बेटे, क्या कहना चाहते हो? कहां पर लिखा गया है कि 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था? हाँ बताओ। कंपटीशन एक्ट 2002 में बना, इसका मतलब सीसीआई 2002 में बना। कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा कभी? कंपनीज एक्ट 2013 1/4/2014 को आया था। तो कहने का भाव ये है ना कि जो पीछे लिखा है वो ईयर एप्लीकेबिलिटी नहीं होता। बात समझ रहे हैं? पहली बात तो वो कंपटीशन एक्ट का ईयर है, ना कि सीसीआई का ईयर है। कंपटीशन एक्ट लगेगा उसके बाद तो सीसीआई डेवलप होगा ना। तो सीसीआई 2003 में ही डेवलप हुआ। मैंने तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दिया कि कंपनी एक्ट 2013 का एप्लीकेबिलिटी डेट 1/4/2014 था। कुछ भी होता है, जीएस सीजीएस चेक 2017, वो एप्लीकेबल भी 1 जुलाई 2017 में हो गया था। तो खाली आप तुक्का ना मारे, डेट अलग हो सकती है, ये कह रहा हूं मैं। सीसी बिल प्रेजेंट करने की डेट होती है। सीसीआई 2003 में ही सेटअप हुआ था, 2002 में एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत सीसीआई को सेटअप किया गया था। यस, बुक में लिखा भी हुआ है बेटे, थोड़ा बुक्स भी पढ़ा करो थोड़ी सी, बोला था इन चैप्टर में तो। मैंने इको में मना किया, बीसीके में तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट बुक को साथ में रीड करना है थोड़ा बहुत। अपनी मर्जी करते हो, सुनते नहीं हो क्लास में, है? बताएं प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों, किसी की कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन? इतना कुछ पूछ लिया मैंने, वेरी गुड, डैम गुड। ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज वाले कौन? 4 5 6 का टेस्ट परसों होगा ना? निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में कर दो। यस बच्चों,
क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, चलो कोई टॉपिक नहीं है, चलो ठीक है बच्चों, टॉपिक होता है समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।